स्वागत है आप सभी का बच्चे लोग आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूँ राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। हम लोग मेरे साथ मैथ्स की एडीआई की सीरीज, मतलब कि जिसमें मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ और उसमें आपको ट्रिक्स वगैरह भी सब डिलीवर करता हूँ, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और हम लोग जो है आज इस वाले सेशन में मैथ्स का दूसरा वाला सेशन देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको मैथ्स का एक सेशन और डिलीवर कर रखा है, जिसमें मैंने आप बच्चों को जो है बहुत आराम से रिलैक्स होकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूडिंग ट्रिक्स डिलीवर किए थे। आज जो है उसी का दूसरा सेशन होने वाला है, तो जिन बच्चों ने पहला सेशन ना देखा वो उसे देख लीजिएगा। और जो दूसरा सेशन है बिल्कुल उसी वाले क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। बहुत ही दुखी और उदास से बच्चे बैठे हैं, आज इनको खुश कर दिया जाए एक बेहतरीन सेट ऑफ क्वेश्चन से, जिसमें हम लोग ट्रिक्स वगैरह भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि मैं अपनी जो क्लास है इस वाले क्वेश्चन से शुरू करूंगा। उम्मीद है कि आपने इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश जरूर की होगी। पिछले वाले वीडियो का ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया हुआ था और यहाँ से मैं आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप बहुत आराम से इस वाले क्वेश्चन को सीख जाएंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जब आप ये वाला क्वेश्चन समझ जाएंगे तो वो वाला क्वेश्चन आपसे अपने आप बन जाएगा। पहले इस वाले क्वेश्चन को मुझसे बनाना सीखिए। पढ़िए इत्मीनान से क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 594 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही न्यू क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन अभी एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये वाला क्वेश्चन इत्मीनान से सीखना चाहिए। आपसे अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई हम कौन सी वाली संख्या जोड़े जिससे जो संख्या है वो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। आगे बात पकड़ में, तो हम लोगों को अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो मेरे साथ सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होकर देखिएगा। हम लोग ऐसा करते हैं कि जो भी संख्या लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 5, 9 और 4 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ना पीछे से दो दो की जोड़ी जमाते हुए आते हैं। तो मेरे को दो दो की जोड़ी जमानी है, पीछे से जमानी है। तो जब मैं पीछे से दो की जोड़ी जमाने जाऊंगा तो वो इस तरीके से जमेगी। आगे बात पकड़ में यहाँ तक सेट है अपन लोग। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पर कोई ऐसी संख्या चुनूंगा। थोड़ा इत्मीनान से इस वाले मैथ्स को सीखने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। इत्मीनान से रिलैक्स होकर आप ये वाला गणित मुझसे सीखेंगे। अब मैं यहाँ पर इस वाली जगह पर कोई ऐसी संख्या चुनूंगा जिसका उससे ही गुणा करवाने पर 5 से कोई छोटी और उसके करीबी संख्या आ जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 चुनता हूँ और इस 2 का ही गुणा इस 2 से करवाऊंगा तो 2 दूनी मेरा क्या हो जाएगा, 4। ऐसा पॉइंट है समझ में। तो ऐसी संख्या चुननी होती है जिसका उसी से गुणा करवाया जाए और ये जो संख्या लिखी हुई है, जैसे अगर 5 लिखा, उसके करीबी संख्या बन जाए। आगे बात पकड़ में, यहाँ तक अपन लोग कंफर्टेबल है। तो मुझे क्या करना था, उसके करीबी संख्या लेना था। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है 2 चुना जिसका मैंने 2 से गुणा करवाया, तो यहाँ पर मेरा बन गया 4। अपना रिलैक्स होकर देखना, इसको जो है घटाया जाता है। 5 में से 4 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 1। और इसको जो है जोड़ा जाता है, जब 2 में 2 को जोड़ूंगा तो आ जाएगा 4। ऐसा बेकार है यहाँ तक अपन लोग। अब इस 94 को उठाकर हम लोग जो है यहाँ पे नीचे लिखते हैं। 2 2 का जोड़ा बनाने को बोला था ना, तो ये 2 का जोड़ा सीधा का सीधा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सेट है अपन लोग। अब मुझे ना यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या लिखनी है, इस वाली जगह पर कोई ऐसी संख्या लिखनी है जिसको एक और बार लिखूंगा और उसका उससे इंटू करवाऊंगा तो 194 के पास पहुंच जाना है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, सोचने की बात है, तो यहाँ भी 4 लूंगा। अब इस 44 का 4 से गुणा करवाऊंगा। जब मैं 44 का 4 से गुणा करवाता हूँ तो ये होता है 4 चौके 16, एक आता है 4 चौके 16 और एक होता है 17, तो मेरा बनता है 176। लेकिन अगर मान लो मैं 4 नहीं लेता, सोचने की बात है, मैं 5 ले लेता तो यहाँ भी 5 लेना पड़ता। उस स्थिति में मैं 45 का 5 से गुणा करवाता, तो मैं 45 का 5 से गुणा करता तो 25 हो जाता, ऊपर आ जाता 2, 5 चौके 20 और 225 हो जाता, जो कि 194 से ज्यादा हो जाता। तो मैं यहाँ पर 5 नहीं ले सकता। समझ में आ गई बात कैसे चुना जाता है। तो मैं यहाँ पर 5 नहीं ले सकता, तो उससे छोटा नंबर क्या लूंगा, 4 लूंगा। और जैसे मैं 4 लूंगा तो 44 का 4 से इंटू करवाऊंगा तो बनेगा 176। मैंने सिखाया था इसको घटाना होता है और इसको जोड़ना होता है। तो 44 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 48। और जब मैं इसको घटाऊंगा तो इसको घटाने से मुझे मिलता है 14 में से 6 जाएगा, है ना।
14 में से 6 जाएगा तो मेरे पास बचेगा खैर मतलब उसको घटा भी लीजिएगा, उसको घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख देता हूँ चलो। 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8 और 18 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1, 18। अब यहाँ पर जरा बात को समझिएगा, इस वाली चीज को समझो। ये जो 176 इसको सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग को इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी वाली संख्या इसमें जोड़ोगे जिससे वो उसका पूर्ण वर्ग बन जाए, समझ आई बात। तो अब यहाँ पर 144 में मतलब 44 में 4 गुणा तो 176 आया था। अब आपको क्या करना होता है, हालांकि 176 इसको सेटिस्फाई कर रहा है जो कि एकदम करेक्ट बात है, आपको उससे एक बड़ा नंबर चुनना होता है। जैसे 4 यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया तो उससे एक बड़ा नंबर लेता हूँ, वो होता है 5, और 45 का जब 5 से इंटू करूंगा तो आएगा 285। तो अगर आप इस 225 में, आई एम सॉरी 225 में अगर इस 194 को घटाते हैं, अगर इस 225 में अगर आप इस 194 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 और 22 में से 19 जाएगा तो बचेगा 3। तो 31 वो संख्या है जिसको आप 594 में जोड़ोगे तो वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा और वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक बात समझ में। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, मैं रिलैक्स होकर बताता हूँ। जो भी नंबर यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा होता है, जैसे यहाँ पर 4 सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका एक बड़ा नंबर चुनना रहता है, जो कि मैंने यहाँ पर 5 चुना। 45 का 5 से इंटू कराया 225 आया, और इस 225 का 194 से जब मैं माइनस कराऊंगा तो जो भी संख्या बचेगी, जैसे यहाँ पर 31 बच रही है, अगर मैंने 31 को 594 में जोड़ दिया तो जो संख्या आएगी वो दरअसल एक पूर्ण वर्ग मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर आएगी। हल्का सा कंसेप्ट नया है, थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पर बस हल्का सा मैंने ट्विस्ट डाला है, इसी ट्विस्ट को आपको सीखना है और यही दरअसल ट्रिक है। मान लो अगर किसी बच्चे को ये वाली बात समझ में ना भी आई हो तो भी कोई बात नहीं, मैं अभी 1-2 बार और इस वाली चीज को एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख के देखते जाइएगा। जैसे मान लो इस वाले क्वेश्चन को अपन देखते हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन की मैं भाषा को नहीं पढ़ रहा हूं, अभी इस क्वेश्चन को जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझना। वो एक दरअसल आप जो है जब इंस्टा में कोई रील वगैरह देखते होगे तो उसमें एक ऐसा मैसेज आता है कि भाई कमजोर दिल वाले इसको ना देखें। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपका दिल मजबूत है और आप नई चीज सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वाले अप्रोच को देखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे को जो है इतनी बड़ी बड़ी चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देना, आने वाले कंटेंट पर आप फोकस कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और एकदम इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस वाले क्वेश्चन को सीखना चाहिए मुझसे। एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मान लो पिछले वाले अप्रोच में थोड़ा भी कुछ कष्ट हुआ हो, अभी ध्यान दोगे तो सीख जाओगे अच्छे से। चलो जरा फोकस करो। देखो यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 3278, रिलैक्स होकर देखते जाओ बस। यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 3278, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इस वाले क्वेश्चन को समझो, इस भाषा को भी छोड़ो थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन को दरअसल समझने की कोशिश करो। मैंने ये कहा क्वेश्चन में कि 3278 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मैंने आपको ये सवाल दिया। अभी जो लिखा है उसको छोड़ो, जो मैं बोल रहा हूं उसको एक बार सुनो। मैंने क्या कहा आपको कि 2378 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर मैं ये वाली लाइन बोलता हूं तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाता है। मानते हो पिछले क्वेश्चन मैंने आपको पूर्ण वर्ग निकालना सिखाया था। अब अगर मेरे को 3278 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए अगर जानना है तो मैं कैसे जानता हूं, थोड़ा रिलैक्स होकर समझने की कोशिश करो। यहां पर मैंने कहा था इस वाली दिशा से आपको आना है और दो दो का जोड़ा जमाना है। मान लिया पिछला वाला अप्रोच जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर किसी बच्चे को समझ ना आया हो, पेशेंस मत ब्रेक करना, जो एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार और से सुनना, आपको बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा ध्यान लगाइए। इस वाली दिशा से आएंगे और दो दो का जोड़ा बनाएंगे, दो का जोड़ा, दो का जोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर बन रहा है 32, तो किसी एक ऐसी संख्या का उसी संख्या से इंटू करवाना है जिससे मैं 32 के करीब पहुंच जाऊं, यही अप्रोच है। तो जैसे मैं लेता हूं यहाँ पर 5, अगर मैंने 5 का 5 से गुणा करवाया तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 25, और 25 जो 32 के करीब होता है। अगर आपने अगला नंबर ले लिया 6 तो हो जाएगा 6 6 36, 32 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं ले सकते हो तुम, समझ गए। मैंने कहा था यहाँ पर घटाना होता है और यहाँ पर जोड़ना होता है। तो 5 और 5 जोड़कर कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर मैं घटाऊंगा, 32 में से 25 को घटाएंगे तो 7 आएगा। और अब ये जो जोड़ा है पूरा का पूरा जोड़ा नीचे आता है, इस वाली बात को समझ लीजिएगा। कोई एक डिजिट नहीं, पूरा का पूरा दोनों डिजिट आपको लेना होता है। अब यहाँ पर बन गया 778।
अब मुझे यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या रखनी है जिसका उसी से इंटू करवाने पर मैं 778 के करीब पहुंच जाऊं। जैसे मैं कोई संख्या सोचता हूं 7, अगर मैंने 107 को 7 से गुणा करवाया तो होगा 7 49 और हो जाएगा 7 एकम 7। देखो मैं इसके करीब पहुंच गया। इसका मतलब जो अगला नंबर होगा 7 का अगला नंबर कौन होगा 8, और उसका 8 से इंटू करवाऊंगा तो हो जाएगा 88 64, 8 एकम 8। तो अगर मुझे जानना है कि 3278 में कौन सी संख्या जोड़ूं जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जो भी यहाँ पे सेटिस्फाई करा तो उसका अगला लेना होता है। अगला है यहाँ पर 8, 8 से इंटू करवाए तो आया 864। इस 864 को इस 778 से माइनस करवा दीजिए। इस 864 को 774 से माइनस करवाइए तो 14 में से 8 घटेगा तो आएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 15, और 15 में से मेरा जो है 7 हो जाएगा तो बचेगा 8, तो यहाँ पर आ रहा है 86। मतलब 86 वो संख्या हो गई जो आप 3278 में जोड़ोगे तो जो नई संख्या आएगी वो एक पूर्ण वर्ग मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर आएगी। ये वाली बात आपको स्वीकार हुई? ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग? तो अगर मैंने 3278 में कोई संख्या जोड़ी जो कि 86 है, 86 को अगर जोड़ा तो जो नया नंबर आएगा वो पूर्ण वर्ग आएगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, जरा देखो। ये है वो 3278 में अगर मैंने 86 को जोड़ दिया तो 8 और 6 हो जाएगा 14, ऊपर आ जाएगा 8, 8 और 8 हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 3। 3364 मेरा ख्याल है कुछ और नहीं, वो 58 का स्क्वायर होता है। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग? तो 58 का जो स्क्वायर है वो है 3364, और 86 जोड़ने से वो दरअसल पूर्ण वर्ग बन गया। दिखाई दे रहा है आपको? कंफर्टेबल है अपन लोग? तो मैं पहले ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है पूर्ण वर्ग निकालना आ गया है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पूर्ण वर्ग निकालना आ चुका है। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस वाली चीज को समझिए। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया कितने व्यक्ति और जोड़े जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही लोग बैठ सके जितने की पंक्तियां हैं। अगर मैं बोलूं कि आप 86 लोगों को और जोड़ो जिससे 3364 लोग हो जाएंगे, इसका मतलब कि वो 58 का स्क्वायर होगा। इसका अर्थ ये है कि 58 पंक्तियां बनेंगी और प्रत्येक पंक्ति में 58 लोग भी होंगे। स्वीकार करते हो इस वाली बात को? 58 पंक्तियां बनेंगी, प्रत्येक पंक्ति में 58 लोग भी बनेंगे, तो इस वाली कंडीशन को मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा। तो इस वाले क्वेश्चन के बहाने आपसे कुछ और नहीं पूछ रहा था, यही पूछ रहा था कि उसमें क्या जोड़ोगे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम 86 जोड़ेंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर यहां तक कंफर्टेबल है यहाँ पर लोग? ठीक है, ओके यहाँ पर लोग? चलिए निरुपमा जी, जो कंटेंट वाला जो सेक्शन है हमारे एप्लीकेशन का, उसमें आपको जो है रिकॉर्डिंग वाली क्लास मिल जाएगी, एमसीक्यू वाली क्लास मिल जाएगी सारी की सारी। अगर वो शिफ्ट नहीं होगी तो लाइव वाले सेक्शन में जाकर देख लेना, मैं उसे शिफ्ट भी करवा दूंगा कंटेंट वाले सेक्शन में। ठीक है, ओके अपन लोग? तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। ये इस वाली लाइन के बहाने कुछ और नहीं पूछ रहा था, कि यही पूछ रहा था कि क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भैया 86 जोड़े तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और 86 क्वेश्चन का सही जवाब है। देख लो कि मैं 86 कैसे निकालता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ ताकि आपको बढ़िया एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे मान लो कि कोई ना बड़ी संख्या लिखी हुई होती है, ठीक है, जैसे मान लिया मेरे पास लिखा हुआ होता है 56372। ठीक है, एक मैंने अपने मन से उदाहरण लिया हुआ है आपको ये वाला मेथड एक बार और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। मान लो इस वाले मेथड में कहता है कि भैया आप इसमें क्या जोड़ोगे? 56372 मतलब कि 56,372 में आप क्या जोड़ोगे जिससे वो जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कंफर्टेबल है अपन लोग? तो इसको सॉल्व करने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया? इस वाली दिशा में आपको आगे बढ़ना होता है और दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। ये मैं दो दो के जोड़े बना रहा हूँ। अब दो दो के जोड़े बना तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, तो वो एक ही रह जाएगा। ऐसा आगे बात समझ में? अब मैं आगे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। मान लिया कि मैंने जो है इसके पहले जो 2 बार एक्सप्लेन किया, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो देखो मैं तीसरी बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और तुम्हारे पास जो है रिकॉर्डिंग का मतलब प्लेबैक करने का भी ऑप्शन है। तो तुम जो है आराम से रिलैक्स होकर अगर प्लेबैक करके भी देखोगे तो भी तुम्हें कंटेंट समझ में आ जाएगा, लेकिन तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से वाली बात रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कंटेंट है, ये जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ठीक है, चलो एक बार कोशिश करते हैं, रिलैक्स होकर देखते हैं। मैंने यहाँ पर रखा 2
और उसका 2 से इंटू करवाऊंगा तो 2 दूनी होगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। इनको जोड़ना होता है, इनको घटाना होता है, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, और अब ये 63 का 63 यहाँ पर आ जाएगा नीचे। बेकार है, कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ 3, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा 3। आप अपने मन से कोई भी नंबर रख सकते हैं, मुझे अंदाजा लग रहा है करके मैं अंदाज वाला नंबर यहाँ पे फिट करके देख रहा हूँ, अगर प्लस माइनस होगा तो नंबर को बदल दूंगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3 तिया 9 और हो जाएगा 4 तिया 12। अगर मान लो मैं 4 रखा होता, तुम्हारे सोचने के लिए बोल रहा हूँ, अगर मान लो 4 रखा होता तो 4 चौके 16 ऊपर आ जाता 4, और 4 चौके 16 और एक हो जाता 17, तो 176 163 से ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने 4 नहीं रखा था। समझ में आई बात। तो जब ये मिला, अब इसको घटाना होता है और इसको जोड़ना होता है, तो इसे जोड़ूंगा तो 43 और 3 हो जाएगा 46, और इसको घटाऊंगा तो 13 में से 9 जाएगा बचेगा 4, और 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, यहाँ पर आएगा 34, और इस 72 को सीधा का सीधा नीचे उतारना होता है। बेकार कर रहे हो आप, कंफर्टेबल है अपन लोग। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रखूंगा जिसका उसी से इंटू करवाने पर उसके करीब पहुंच जाऊं, जैसे है 7, तो अगर आप 467 का 7 से इंटू करवाएंगे तो आप उसके करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको पूर्ण वर्ग निकालना है, तो 467 नहीं, उसके एक बड़ा नंबर मैंने आपको लेने के लिए कहा है, बड़ा नंबर है उसका 468, उसका आप 8 से इंटू करवाइए, तो जैसे ही आप 8 से इंटू करवाएंगे तो हो जाएगा 88 64। देखो यहाँ पे 7 क्यों ले रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप 467 का 7 से इंटू करवाएंगे तो इसके करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे निकालना है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिसको जोड़ने पर जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जो भी यहां पर आप चुनते हैं उससे एक बड़ा नंबर लेना होता है, यही कंसेप्ट है। आ गई बात समझ में। तो मैंने जैसे यहां पर 7 चुना है, क्योंकि जब मैं 467 का 7 से इंटू करवाता हूं तो इसके करीब चला जाता हूं, तो इसलिए एक बड़ा नंबर चुनने के लिए कहा है मैंने। एक बड़ा नंबर चुनेंगे तो क्या हो जाएगा, 88 64, ऊपर आ जाएगा 6, 8 छक्के 48 और 6 हो जाएगा 54, ऊपर आ जाएगा 5, 8 चौक 32 और 5 हो जाएगा 37। अब देखो मैं इससे जो है थोड़ा सा आगे आ गया, आगे बात समझ में। अब जो आप आगे आए हो उसमें इसको घटा दो, एक बार इंटू देख लेता हूं मैंने सही किया कि नहीं। 88 64 4 हो गया, ऊपर आ गया 6, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48 और 48 और 6 हो जाएगा 54, 4 ऊपर आ गया 5 और 8 चौक 32 और 5 हो गया 37, एकदम मैंने सही किया, ठीक है। तो ये 3744 है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस 3472 को हम लोग घटाएंगे। आगे बात समझ में। तो जब मैं 3744 में 3472 को घटाता हूं, इसको जब उससे घटाऊंगा तो 4 में से 2 घटेगा आएगा 2, 14 में से 7 जाएगा बचेगा 7, और 36 में से 34 घटेगा आएगा 2, तो 272 वो संख्या है। यहाँ क्वेश्चन अलग है तो ऑप्शन मत देखने लग जाना। 272 वो संख्या है जिसको आप 56372 में जब जोड़ोगे तो एक पूर्ण वर्ग मिलेगा, ठीक है। ओके अपन लोग, तो मैंने जो है ये शुरू का जो है समय बिताया इसलिए ताकि मैं आपको जो है ये हाई लेवल कंटेंट डिलीवर कर सकूं। मैं फिर से कह रहा हूं ये कंटेंट हाई लेवल है, हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, 2-3 बार घुमा घुमा कर देखना, फिर भी कोई डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बहुत इत्मीनान से एकदम रिलैक्स होकर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको भी इस कंटेंट को सीखने के लिए थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ेगी, पेशेंस रख के थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, एकदम एक झटके में ये चीज नहीं आएगी, 2-3 बार देखोगे आ जाएगी। कंफर्टेबल, कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछना, मैं कमेंट सेक्शन में नजर बना के रखता हूँ, आपकी मदद जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए, एक ही तरह के 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए अलग अलग नंबर में, एक बार 3 डिजिट का नंबर लिया, एक बार 4 डिजिट का नंबर लिया और एक बार 5 डिजिट का नंबर लिया। कंफर्टेबल। अब मैं थोड़ा सा पैटर्न को बदलूंगा। अच्छा ये, हाँ ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन है क्या, 56372, हाँ यही वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने इसको सॉल्व किया, ऑप्शन थोड़ा गलत लिखे, 221 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए ये, हाँ अब ये थोड़ा सा एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में 100% एक्सपेक्ट करना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर के एकदम फेवरेट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। आइए इस वाले क्वेश्चन को दोबारा बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं मेरे साथ में। वो क्या कह रहा है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर जो शेषफल है वो 29 आता है, इसे 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। आइडिया एक्सेप्टेड है, कंफर्टेबल है अपन लोग। तो किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, तो एक
फॉर्मूला है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस वाले फॉर्मूले को कभी ना कभी जो है जरूर सुना होगा इसके पहले। वो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वोशिएंट, और ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। ये आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा। तो अगर मैं इसमें इसको सेट करूं तो मान लिया जो मेरा भाजक है वो है 32, मतलब डिविडेंड है 32, भागफल कुछ भी आ सकता है, मान लेता हूँ वो k आएगा, और रिमाइंडर यहाँ पर हो रहा है 29। मतलब ये एक्सप्रेशन है उस वाले क्वेश्चन का। एक बार आपको एक्सप्रेशन मैंने समझा दिया कि देखो ये एक्सप्रेशन है, और ये फंडा कभी ना कभी आपके एग्जाम में जरूर काम आ जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया है, इंपॉर्टेंट फंडा है, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। ताकि इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एक तो ये बेसिक तरीका है ही, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। मैं चाहूँ कर रहा हूँ तो कर दूंगा, दिन लगा दूंगा, लेकिन मेरे पास एग्जाम में टाइम नहीं है। मैं क्या लगाऊंगा अपनी, मैं लगाऊंगा अपनी ट्रिक। अब एक बार इसको सीखिए। मान लिया वो संख्या n है, ठीक है। संख्या में जब आप 32 से भाग देते हो तो जो शेषफल है वो 29 आता है, वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है अगर आप 8 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, ये उसने मेरे से सवाल पूछा है। ये है उस क्वेश्चन का, ये है मतलब संक्षिप्त रूप, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो 32 है ये 8 से कट जा रहा है, समझना इस वाली बात को। क्योंकि ये जो 32 है ये 8 से कट जा रहा है, इसीलिए आप इस 29 को सीधा 8 से काटिए। तो जब आप इस 29 को 8 से काटते हो तो होता है 8 तिया 24। 29 को जो 8 से काटोगे तो वो होता है 8 तिया 24, और जो रिमाइंडर आता है मेरे पास, जो शेषफल बचता है मेरे पास, वो आता है 5। स्वीकार करते हुए इस वाली बात को। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि जब आपने 29 को 8 से काटा तो जो रिमाइंडर 5 आया था, तो पक्का जब इस वाली संख्या को 8 से काटोगे तो रिमाइंडर 5 ही आएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब 5 हो जाएगा। ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, आराम से रिलैक्स होकर सीख लो, इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। फुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, एकदम मक्खन क्वेश्चन, एग्जाम में बढ़िया सॉल्व कर लेने लायक क्वेश्चन। ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना जो भी बोर्ड पर मैंने निकाला है, ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, ये सीमा पार क्वेश्चन है। तो आइए इस लिमिटलेस क्वेश्चन को, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो लिमिटलेस है। इस लिमिटलेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मेरे साथ बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इस वाले क्वेश्चन में आपको जबरदस्त कंसेप्ट दूंगा, आप सीखने की कोशिश करना। आपने अगर हाल ही में कोई भी पेपर देखा होगा तो ऐसे बहुलक वाले क्वेश्चन, ऐसे बहुलक वाले क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे। एकदम एग्जाम के गर्मा गर्म क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बढ़िया से एकदम मेरे साथ सीखते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिलैक्स होकर देखो। क्वेश्चन में बोल रहा है ए जेड क्यूब, ए जेड क्यूब लिख रहा हूं एक बार, थोड़ा 1 मिनट लेकर, प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4, एक ऐसा उसने एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है। लीव द सेम रिमाइंडर विथ f of z is equals to z cube minus 4z plus a when divided by z minus 3। बोल रहा है कि ये जो दो बहुलक हैं, जब आप उनको z माइनस 3 से डिवाइड करते हो तो दोनों का जो शेषफल है वो एक समान आता है। आगे बात समझ में कंफर्टेबल है आप लोग, ठीक। तो हमको क्या करना है, क्योंकि हमारा जो शेषफल है वो दरअसल समान आता है, तो हमको बताना है कि इसमें a का जो मान है वो क्या होगा। a का मान आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको ट्रिक दूंगा, आप इस क्वेश्चन को रिलैक्स होकर सॉल्व करना सीखिएगा। ट्रिक दरअसल ये है कि जो भी संख्या यहाँ पर लिखी हुई होती है, जैसे हम लिखा है z माइनस 3, इसको इक्वल टू 0 कर देना चाहिए, इससे z का मान निकल कर आ जाता है। z का मान कितना निकल कर आ गया मेरे पास, 3, ठीक है। जो भी आपका z का मान निकल कर आया उसको आप यहाँ पर पुट करेंगे। मेरा z का मान निकल कर आया है 3, उसे मैं यहाँ पर पुट करूंगा, ऐसा ऐसा।
तो ये कैसा दिखेगा, 3 की घात 3 प्लस 4 3 की घात 2 प्लस 3 गुणा 3 माइनस 4, ऐसा ही दिखेगा। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये हो जाता है 27a प्लस प्लस 9 चौके 36 3 तिया 9 माइनस 4, स्वीकार करते हो? तो 36 और 9 हो जाएगा 45, 45 में 4 घटेगा तो आ जाएगा 41। तो यहाँ पर आ रहा है 27a, यहाँ पर आ रहा है 27a प्लस 41। ये मैंने सॉल्व करके पहले वाले एक्सप्रेशन से निकाला। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। वैसे यहाँ पर भी z का मान जो कि 3 है वो पुट कर दो। वैसे पुट करोगे तो हो जाएगा 3 की घात 3 प्लस 4 सॉरी माइनस 4 गुणा 3 धन a, ऐसा। तो 3 की घात 3 हो जाएगा 27 माइनस 4 तिया 12 धन a, तो ये हो जाएगा 15 धन a। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके मैंने ये निकाला। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये भी f ऑफ 3 का मान है, ये भी f ऑफ 3 का मान है, तो दोनों को बराबर किया जा सकता है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब दोनों को बराबर करने वाला हूं। तो इधर से मेरे को मिल रहा है 27a प्लस 41 और यहां से मुझे मिल रहा है 15 प्लस a, तो इसको मैं इसके बराबर करूंगा, यहाँ पर करूंगा 15 प्लस a। ठीक है, अब जैसे इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हो जरा देखो, ये a इधर आएगा तो 27 में से एक a घटेगा तो हो जाएगा 26a, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 15 में से एक 40 कम होगा तो आ जाएगा ऋण का 26, मानते हो? तो यहाँ पर जाएगा 26a बराबर ऋण का 26। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का मान इसको सॉल्व करने से आ जाएगा -1। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर a -1। ठीक लगा? कंफर्टेबल है आप लोग? मस्त क्वेश्चन, एकदम मक्खन क्वेश्चन, सॉल्व करके मजा आया मेरे को तो, बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एक एडवांस फॉर्म बताता हूँ। कभी कभी एग्जाम में, जैसे अभी तो इस वाले क्वेश्चन में उसने बोला है कि मेरे को a का मान बता दो, a का मान निकाल कर दे दो, अभी तो उस क्वेश्चन में ये बोला है। कभी कभी एग्जाम में ये बोलता है कि जो समान शेषफल आ रहा है उस शेषफल का मान बता दो, जो समान वो रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर का मान बता दो। कभी कभी एग्जाम में ये भी बोलता है ना? कंफर्टेबल है अपन लोग? ठीक है, तो हम लोग को अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन बोले वो कि भाई रिमाइंडर का मान बता दो, ये उसके आगे की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो अगर कभी आपसे ये पूछे कि भाई रिमाइंडर का मान बता दो, तो इस वाली चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो निकल कर आता है, ये जो निकल कर आया है, ये 27a प्लस 41, और ये जो निकल कर आया है 15 प्लस a, ये दरअसल कुछ और नहीं है, ये रिमाइंडर ही है, ये दरअसल रिमाइंडर ही है। समझ में आया? तो इस वाले क्वेश्चन में अगर मान लो मुझसे a का मान नहीं पूछा होता, मुझसे रिमाइंडर पूछा होता, तो मैं क्या करता, यहाँ पर a का मान पुट कर देता, या फिर यहाँ पर जिसमें पुट करना चाहो, चाहे इसमें तुम्हारा मन है, a का मान पुट कर दे। जैसे मेरा a का मान क्या निकल कर आ रहा है, -1 आ रहा है, तो यहाँ पे -1 को पुट कर देता। जैसे -1 को पुट करता, जैसे ही मैं यहाँ पर -1 को पुट करता तो था 15 -1, a की वैल्यू -1 है तो आ जाता 14, और तुम यहाँ पे पुट करके देखना वही 14 निकल कर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शेषफल का जो मान है, अगर मान लो इसमें a का मान नहीं पूछकर शेषफल का मान पूछा होता तो मैं जवाब उसको 14 देकर आता। समझ में आई आपको बात? क्या है अपन इस वाली चीज को लेकर? ठीक है, कंफर्टेबल है? तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में दो बातें समझाई है, आराम से रिलैक्स होकर दोनों बातों को समझ लीजिए। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, a का मान पूछे तो 1.5 होगा, शेषफल का मान पूछे तो 14 होगा। चलिए, उम्मीद है आप कंफर्टेबल होंगे। आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। बढ़िया रोजी जी, शाबाश। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस समय पर मुझे आप लोग मिलेंगे, लेकिन मजा आ गया आप बच्चों को ऑनलाइन देखकर, और ये और भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बढ़िया लग रहा है सेशन में आप बच्चों के साथ कनेक्ट होकर। गुड, मतलब एग्जाम वाला समय है ना, तो समय क्या हो रहा है ये मैटर नहीं करता है। एग्जाम वाला समय है तो समय कुछ भी हो, अपने को पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो साधारण ब्याज की बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब कोई भी राशि है 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि जो है 3 गुना हो जाएगी? आगे बात पकड़ में। अपन इस तरह के क्वेश्चन के लिए ट्रिक लगाते हैं। एसआई के केस में, एसआई के केस में जो ट्रिक है मेरे पास वो है ईयर अपॉन y-1
इज इक्वल टू टी अपॉन एक्स माइनस 1। ये ट्रिक है जो आपको लगानी होती है, जिसमें इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुन लो। जिसमें ये जो ईयर है और ये जो टी है, ये दोनों ही समय वाली बात को बताते हैं। ईयर वाई आर और टी दोनों समय वाली बात को बताएंगे। वही वाई और एक्स गुना वाली बात को बताते हैं। वाई और एक्स गुना मतलब कि टाइम्स वाली बात को बताते हैं। समझ आ गई बात? अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि 2 गुना हो जाता है 10 साल में, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x की जगह पर, क्योंकि वो गुना वाली बात को बता रहा है इसलिए 2 को डाल रहा हूँ। 2 गुना मतलब x का वैल्यू हो गया 2, और उसके लिए टाइम क्या है, उसके लिए टाइम 10 है, तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। ठीक है, और कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो ये y का मान हो जाएगा। y की जगह पर मैं डाल रहा हूँ 3, और कितने वर्षों में होगा ये ईयर मुझे निकाल कर बता देगा। समझ में आ गई बात? तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 2 का 13 गुणा करूंगा 10 दूनी आ जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 20, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हो, बना लोगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में? ठीक है, आगे चलूं? चलिए, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, फटाक से आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। और मैं इस वाले क्वेश्चन में आप सभी बच्चों से जो आंसर है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर एकदम बड़बड़ा के दोगे। बोल रहा है कि भाई साधारण ब्याज की बात करना, तो मैंने भी जो ट्रिक बताई थी वो साधारण ब्याज के लिए बताई थी। 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 7 वर्ष लिए 2 गुना हो गया, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा मान लिया वाई ईयर में, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से तो एक ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 7 चौके हो जाएगा 28। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 28। बोलो क्या बोलते हो, बना लोगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन? हो जाएंगे तुमसे? गुड, शाबाश। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन एकदम। आप इस क्वेश्चन का वर्ष देखिए, वर्ष। ये क्वेश्चन है सीजीपीएससी 2025 का क्वेश्चन, मतलब इसी साल का एकदम गर्मा गर्म क्वेश्चन। आप इस तरह के क्वेश्चन को अपने एडीआई के एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा रिलैक्स होकर सुनते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक छात्र अपने घर से 4 की स्पीड से निकलता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर उसकी गति 5 की होती तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता। तो आपसे पूछ रहा है कि घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए घड़ी बना लेनी चाहिए, और मान लेते हैं कि उसको 12 बजे स्कूल पहुंचना होता था, मतलब उसका जो सही टाइम है स्कूल पहुंचने का, मान लिया मैंने मन से कि 12 बजे है, तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डेली वो 12 बजे स्कूल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, 4 की स्पीड से आता है और 5 मिनट देरी से आता है। जब उसको बोले हैं डेली 12 बजे आने के लिए, तो आज वो 5 मिनट देर से आया है, तो कितने बजे आया होगा, 12:05 को आया होगा। तो जैसे उसको पूछते हैं कैसे नालायक तुम देरी से आते हो, तो बोलता है कि सर अगर मैं 5 की स्पीड से आया होता ना तो 10 मिनट पहले आ जाता। 12 बजे आने को बोले हैं, बोल रहा है 10 मिनट पहले आ जाता, तो कब आता, 11:50 को आता। बेकार है। तो मेरे पास 2 टाइमिंग हो गई, एक है 11:50 और एक है 12:05। मुझे बता सकते हो कि 11:50 और 12:05 में कितने समय का अंतर होता है? 11:50 और 12:05 में जो टाइम में डिफरेंस होता है, जो टाइम में डिफरेंस होता है, मानते हो 15 मिनट का होता है। कंफर्टेबल है लोग? टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लिया कि उसके घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है, घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है डी है, टाइम में डिफरेंस है t1 माइनस t2 की वैल्यू है 15 मिनट। टाइम होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है d, एक बारी उसकी स्पीड थी 4, दूसरी बारी उसकी स्पीड थी 5, बराबर 15 मिनट है। उसको घंटे में बदलने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, ऐसा। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 इधर आएगा, ये 4 उधर आएगा, 5d माइनस 4d d हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 5 चौके 20, और यहाँ पे हो जाएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 20 दिया 60, 3 पंचे 15। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। देखो बेकार है तुम्हें, क्या बोलते हो, ठीक लगा? आगे बढ़ जाऊं, मजा आया क्वेश्चन देखकर? चलिए, हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन था, बढ़िया एकदम गर्मा गर्म क्वेश्चन दिया मैंने आपको। ये माध्य वाले क्वेश्चन भी एक बार देख लो आप भाई, मीन वाले क्वेश्चन भी आप देख लो एक बार मेरे साथ। ये भी न्यू पैटर्न है, इसको भी आप कर सकोगे, कोई विशेष बात नहीं है। जो मीन है, जो माध्य है, उसकी हिंदी कुछ और नहीं होती है,
वो होती है औसत, मतलब कि एवरेज। ठीक है, और औसत और एवरेज की परिभाषा आप जानते हो, वो होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। सही है, ओके यहाँ पर लोग। अब जब मैं इस वाले क्वेश्चन अगर सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, थोड़ा रिलैक्स होकर देखो। वो बोल रहा है 5 नंबर है, उसका मीन 28 है, तो 28 बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे में हो जाएगा 5। मानते हो इस वाली बात को? पदों का योग बटे पदों की संख्या लगाया मैंने, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो होता है 8 पंचे 40, ऊपर आ जाएगा 4, 5 दूनी 10 और 4 हो जाएगा 14। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए सी ई का मान, ए सी ई का जो मीन है वो 24 है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 बराबर ए प्लस सी प्लस ई, पद है 3 तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 4 तिया 12, ऊपर आ जाएगा 1 3 6 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई। स्वीकार है यहाँ तक? वो आपसे पूछ रहा है बी और डी का माध्य क्या होगा। ठीक है भाई, निकाल लेंगे अपन लोग। तो ये ए सी और ई, तो ये है ए सी और ई, इसको ऐसा लिख दूं यहाँ पर, थोड़ा देखो, इसको आगे पीछे करके लिख रहा हूँ ना, ए बी सी डी को आगे पीछे करके लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए सी और ई, और साथ में लिख रहा हूँ बी और डी। ठीक है, तो ये ए सी और ई की वैल्यू है 72, तो ये इस जगह पर मैंने जो है 72 पुट कर दिया, और बी प्लस डी को वैसा ही रहने दिया, ऐसा। ठीक है, अब 140 में से 70 घटेगा तो बचेगा 70, और 2 घटा दो तो हो जाएगा 68। तो b प्लस डी की वैल्यू आ रही है 68, लेकिन इसको एवरेज बनाना है। एवरेज होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे डिवाइड बाय 2 करूंगा तो हो जाएगा 68 डिवाइड बाय 2, जिससे उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 34, और यही उसका क्या बन जाएगा, एवरेज, मतलब कि मीन बन जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। देखो, हल्का सा कैलकुलेशन था, बेसिक अप्रोच से ही ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई ट्रिक वगैरह की जरूरत है, हल्का सा कैलकुलेशन है लेकिन किया जा सकता है। रोजी का बढ़िया आंसर है, गुड, शाबाश रोजी, शाबाश, बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, देखो तो इस वाले क्वेश्चन को एक बार। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है किसी सामान को एक निश्चित मूल्य पर विक्रय करने पर व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, उसी सामान को 2 गुने मूल्य पर विक्रय करने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, थोड़ा सा एफर्ट दोगे तो आप क्वेश्चन को बना भी लोगे। माना माना जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है, ठीक है, कोई मूल्य पर बेचता है तो 10% का लाभ होता है। हम लोग क्या जानते हैं, एसपी बराबर टीपी 1 प्लस पी अपॉन 100। जब मैंने बोला है उसका कॉस्ट प्राइस 100 है और उसमें उसको 10% का प्रॉफिट होता है, तो उससे वैल्यू आती है उसकी 110, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो है 110 रुपए। ये बात आपको स्वीकार है, कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग? इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपए के सामान को वो 10% लाभ पर बेचना चाहता है तो उसको 110 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब तक वो ना 110 में बेच रहा था, एकदम बैठा था दनादन 110 में उसका सामान बिके जा रहा था, बिके जा रहा था। अब क्या होता है, कोविड आ जाता है, कोविड आ जाता है तो फिर सामान की कमी हो जाती है। अब लोग जो है, क्योंकि कोविड आ गया तो भाई अब लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगे तो सामान की कमी हो गई, सामान की कमी हो गई, तो जो दुकानदार हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, सामान को डबल रेट में बेच रहे हैं। पहले 110 में बेचते थे, अब 2 गुना करके कितने में बेचने निकले हैं, वो नया वाला अपना सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं 220 रुपए, और बोल रहे हैं भैया सामान नहीं मिल रहा है, लेना है तो लो नहीं तो छोड़ो। आगे बात पकड़ में, कंफर्टेबल है अपन लोग? तो अब जो है वो सामान को 220 में बेचना चालू कर देता है, लेकिन खरीदा कितने में था, 100 में खरीदा था। वो सामान जो 100 में खरीदा है 120 में बेचेगा तो कितने रुपए का फायदा कमाएगा, 120 रुपए का वो फायदा कमाएगा। तो 120 रुपए का फायदा हो रहा है 100 रुपए पर, तो कितने प्रतिशत का फायदा हो रहा है भैया, 120% का फायदा हो रहा है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 120%। निरुपमा जी, शाबाश, गुड, स्वीकार है? ठीक है, चलते हैं तक अपन लोग, आगे बढ़ो।
चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला सवाल। अगले वाले क्वेश्चन में कहता है कोई संख्या, बहुत ही बढ़िया, कोई संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम है, ऐसे लिखोगे। मान लिया वो संख्या x है, 36 से उतनी अधिक है जितनी कि 86 से कम है। ये लाइन को ऐसे लिखा जाता है, देख लो। इसको सॉल्व करोगे, x का मान इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऐसा। 6 और 6 12 का 2 ऊपर आ जाएगा 1, 8 और 4 12 बाई 2, आधा करूंगा इसका हो जाएगा 61। ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलते हो? ठीक है, सेट है। चलो चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होगे। हल्का सा पेस मेंटेन कर रहा हूँ, यही मेरा कर्म है कि मुझे कुछ क्लास में थोड़ा रफ्तार को मेंटेन करके रखना है। आइए देखिए, तो थोड़ा गर्मा गर्म क्वेश्चन लाए हैं क्या आपके लिए? सीजीपीएससी 2025 का क्वेश्चन लाए हैं, एकदम बढ़िया ताजा ताजा पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब ए बी से 25 ज्यादा है तो बी ए से कितना कम होगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सीधा ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ट्रिक क्या है? रिलैक्स होकर देखिए। जो भी सवाल में उसने डेटा दिया हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पर मुझे दिया हुआ है 25%, ठीक है, तो उसका हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म निकालते हैं। 25% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 1/4। यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? स्वीकार है सारे बच्चों को? अब आपको क्या करना होता है, अगर उसने पूछा है प्रतिशत कम तो नीचे जाएंगे, बोला होता प्रतिशत ज्यादा तो ऊपर जाना होता। तो क्योंकि उसने प्रतिशत कम बोला है, इसी वजह से मैं नीचे जा रहा हूं। अगर प्रतिशत ज्यादा बोला होता तो ऊपर जाता, ठीक है। तो 1/4 का अगला नंबर जो नीचे की तरफ आता है, अगला नंबर होता है 1/5। और ये 1/5 का परसेंटेज फॉर्म होता है, 1/5 का परसेंटेज फॉर्म होता है 20%। तो यही 20% इस क्वेश्चन का सही जवाब है। खत्म हो गई बात। बढ़िया निरुपमा जी, गुड। समझ में अपन लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। बाकी इस तरह के क्वेश्चन जो है मैंने अपनी रेगुलर क्लास में आपको बेसिक्स में बहुत अच्छे से डिलीवर किया अपनी परसेंटेज की क्लास में, और इसके पहले भी मैंने कई दफा आपको इस तरह के कंसेप्ट डिलीवर किए हुए। तो यहाँ पर मैंने सीधा बॉटम लाइन में सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ज़्यादा डिटेल अपन एग्जाम के बाद भी लेंगे मुझसे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने एक्सप्लेन किया आप समझ जरूर गए होंगे। आइए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, हल्का सा लेवल इस वाले क्वेश्चन पर मैंने ज्यादा किया है, लेकिन क्वेश्चन मस्त है, आपको बना के मजा आएगा। क्वेश्चन में क्या बोलता है? ए बी से 25% ज्यादा है, बी सी से 40% कम है। समझ में आ गया? फिर बोलता है सी डी से 30% ज्यादा है, तो आप बताइए ए डी से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन को हम लोग अपनी ट्रिक से सॉल्व करते हैं। मेरी ट्रिक क्या कहती है? आप क्या कीजिए, सबसे आखिरी वाला टर्म ले लीजिए। आखिरी वाला टर्म मैं लेता हूं डी। मैंने डी को सोच लिया कि भैया आप 100 हो, ठीक है। मैंने डी को 100 मन से मान लिया है, ये मैंने माना है, ठीक है, ये मैंने मन से माना है। स्वीकार्य वाली बात। अब वो क्या बोला था कि जो सी है वो डी से 30% ज्यादा है। तो भैया जब मैंने डी को 100 बोला है, तो जो सी है, सी जो है वो क्योंकि इससे 30% ज्यादा है, प्लस का साइन, इसलिए ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। स्वीकार करते हो इस वाली बात को? ठीक है। फिर वो क्या बोलता है, जो बी है वो सी से 40% कम है। जो बी है वो सी से 40% कम है। 40% मतलब क्या होता है? 40% होता है दरअसल 2/5। इस वाली बात को आप मानते हो? 40% दरअसल कुछ और नहीं होता, होता है 2/5। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 130 में इस 2/5 को कम करवाना पड़ेगा। ऐसे वो कम होगा, देखो मैंने कैसे लिख कर दिया आपको, है ना। तो जैसे मैं इसको हल्का सा कैलकुलेट करके आपको देता हूँ, तो ये ऐसे काटूंगा, इससे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, और वह 3 बचेगा तो हो जाएगा 30, 5 छक्के हो जाएगा 30, और यहाँ पर है 36, 26 दूनी हो जाएगा 52। जब आप 130 में जब आप 52 को माइनस करोगे, तो जब 50 कमेगा तो वो बनेगा 80, और 2 कमेगा तो हो जाएगा 78। तो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 78। समझा मैंने कैसे निकाला? 130 में से 52 को माइनस करके निकाला है। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो ए है वो बी से 25% ज्यादा है। जो ए है वो बी से 25% जो है वो ज्यादा है। ठीक है, 25% कितना होता है?
25% दरअसल होता है 1/4। कंफर्टेबल है अपन लोग? तो मुझे क्या करना है, 78 में 1/4 को जोड़ना है, ऐसे वो जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको काटूंगा मैं इससे, जैसे को मैं काटूंगा इससे, तो ये दरअसल हो जाएगा 4 एकम 4 और 38 बचेगा मेरे पास, तो हो जाएगा 9 चौके 36 और मेरे पास बचेगा 2, तो हो जाएगा 20 हो जाएगा 5 बारी में, और इसको जब मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा 97.5। मतलब ए की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 97.5। अब देखिए ये मेरे पास ए बी सी डी सबकी वैल्यू तैयार हो गई है। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है। तो आपसे पूछ रहा है जो ए है वो डी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो दिखाई दे रहा है आपको, ए जो है 97.5 है, डी जो है वो 100 है, तो सॉरी कम है बोला है, तो जो ए है वो डी से दिखाई दे रहा है आपको 2.5% कम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 2.5। ये आइडिया एक्सेप्टेड, कंफर्टेबल है अपन लोग। चलिए आगे चलते हैं। मैं ना हल्का सा जो है मतलब बेसिक कम डिलीवर करके ट्रिक ज्यादा डिलीवर कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि इस वाली बात को आपको समझना पड़ेगा कि अगले हफ्ते ही तो पेपर है। अब तुम बोलोगे नहीं सर पूरा आप बेसिक में करके बताओ, तो फिर वो बेसिक वाले सेशन देखो। मैं तो अभी आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि यार आपको एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करवा दूं, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका बेसिक आज वाली डेट पर अच्छा होगा, तो मैं थोड़ा आपको ट्रिक बता दूं। मैं ऐसा सोच कर ये वाले सेशन पर आपसे मिलने आया हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहे क्रिकेट बैट की कीमत आधी घटा दी गई, फिर उसके बाद दोबारा 10% घटा दी गई, तो अंतिम कीमत प्रारंभिक कीमत का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, पहले बोल रहा है आधी घटाई, मतलब 50% हमने कम किया। ठीक है, फिर बोल रहा है 10% घटाई, फिर हमने 10% जो है कम किया। तो अगर कभी ऐसा होता है पहले 50 घटाओ फिर 10 घटाओ, तो जो नेट परसेंटेज चेंज होता है, नेट परसेंटेज चेंज, मुझे उम्मीद है कभी ना कभी आपने मेरे से ये वाली बात जरूर सुनी होगी, जिसमें मैं फंडा लगाता हूँ a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 देन यूज परसेंटेज। कभी ना कभी आपने मुझसे जरूर सुना होगा, है ना? कंफर्टेबल है अपन लोग? तो अगर आपको जो है इसमें मैं पुट करने के लिए कहूँ, तो जो a है उसका मान होगा -50, जो b है उसका मान होगा -10, तो ये हो जाएगा -50 -10 प्लस -50 -10 बटे में लग जाएगा 100। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ऋण का 55%। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले 50 घटाते हो फिर 10 घटाते हो, तो जो मूल है वो 55% कम हो जाता है। ठीक है, तो जो नया वाला जो मान है या जो नया वाला जो प्राइस है, नया वाला जो प्राइस है वो पुराने वाले प्राइस से 55% कम है, उसका मतलब ये है। ठीक है, 55% कम है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो नया वाला जो प्राइस है पुराने वाले प्राइस का 45% है। तो इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन की ट्रिक थी दरअसल। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन पर उसने ये पूछा कि जो अंतिम वाला जो प्राइस है वो पुराने वाले प्राइस का कितना प्रतिशत है, कम या ज्यादा नहीं पूछा। अगर कम पूछा होता तो 55% आंसर हो जाता, लेकिन पूछ रहा है भैया पुराने वाले प्राइस का कितना प्रतिशत है, तो भैया कितना प्रतिशत है, 45%। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेकार है, सेट है, आगे बढ़ूं। आइए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये है मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, सीजीपीएससी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, मस्त एकदम गर्मा गर्म क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन में कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 25% में वृद्धि कर दी गई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वर्ग होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा मतलब कि साइड की घात 2। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात सिखाई है कि अगर एक भुजा में 25% बढ़ाओगे तो दूसरी भुजा जो है मतलब हर भुजा में बढ़ रहा है, तो भुजा में जो है 25%, क्योंकि वर्ग है तो 2 बार ही होगा। मानते हो वाली बात को, भुजा में 25% बढ़ाने बोल रहा है, और क्षेत्रफल जो होता है भुजा की घात 2 होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 बार 25% लिखा है। भुजा गुणा भुजा होगा ना, एक बारी 25 दूसरी बारी 25। अब इसका अगर मेरे को नेट निकालना है तो वही वाला फंडा लगाऊंगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 देन यूज परसेंटेज वाला, जिसमें a का मान है 25 और b का मान है 25, तो पुट करूंगा तो 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25 बटा 100, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जवाब मिलेगा 56.25%, और वही इस क्वेश्चन का सही जवाब था। बेकार है, कर लोगे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो। मुझे तुमसे परफॉर्मेंस चाहिए पेपर में, इसीलिए खड़े होकर मेहनत कर रहा हूं मैं, और कोई वजह नहीं है।
दिल लगाकर एकदम प्रैक्टिस करो मेरे साथ। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, जितना कॉन्फिडेंस हाई होगा एग्जाम निकालने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। चलो आओ जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉस्टल वार्डन 2024 का क्वेश्चन, चलो जरा यहाँ देखते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सुनो जरा। क्वेश्चन में बोलता है, आइए रोजी जी एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोलता है एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? निरुपमा जी आंसर करना है अपने को, आराम से एकदम बनने वाला क्वेश्चन है। जैसे वर्ग में था भुजा की घात 2, तो आयत में हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो प्रत्येक आयाम, तो दो ही तो आयाम होते हैं, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। लंबाई में बोल रहा है 100% बढ़ाएंगे, चौड़ाई में बोल रहा है 100% बढ़ाएंगे। तो नेट आपको बताना है, नेट होगा क्षेत्रफल का। फिर से लगाओ a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो जवाब आ जाएगा 300%, और वही तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्या बोलते हो? अच्छा दीप्ति जी भी पहुंच गई हैं क्या? मुझे लग रहा था कि दीप्ति जी का ना मतलब मैं एक रिकॉर्ड रहा है, आपको बताता हूँ। पूरे सेशन में उन्होंने एक क्लास मिस नहीं करी है। मैं जब प्रकट हुआ दीप्ति जी मेरे साथ आ गई हैं, और मुझे मतलब इस वाली बात को लेकर मतलब हमेशा प्राउड फील हुआ है कि हम लोग जो है क्लास को एकदम बहुत ही सीरियसली लेते हैं और उसमें परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। तो वही सोच रहा था कि शायद ये वाली जो क्लास है वो मिस होने वाली है पूरे सेशन में, लेकिन आपने मिस होने दी नहीं। गुड, आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आ गए हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन में। शिक्षक एग्जाम में पूछा था, महिला शिक्षा भर्ती का जो पेपर हुआ था ना, उसमें ये 2023 में आया था। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो इन सारे एग्जाम के क्वेश्चन दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। आपको थोड़ा सा भरोसा करके बस इन कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करनी है। आ रही बात पकड़ में? ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा कर निकल जाऊं और थोड़ा बहुत अगर आप मान लिया ध्यान मिस कर गए और एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए, खुदा ना खास्ता वो क्वेश्चन जो है मतलब एकदम फंसा था और हमसे जो है उसमें 3-5 हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए फोकस होकर इन चीजों को सीखिए अच्छे से। वृत्त की बात कर रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है दीप्ति जी, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। तो ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, कंफर्टेबल है अपन लोग। तो पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो क्षेत्रफल है वो बदलेगा त्रिज्या से। ठीक है, अब जैसे भुजा की घात 2 था तो 2 बार 25-25 लिखा था, त्रिज्या की घात 2 है तो 2 बार 5-5 लिखूंगा। ठीक है, कंफर्टेबल है मतलब। क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा उसका नेट निकाल के दूंगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और इसको जब सॉल्व करोगे तो जवाब आएगा 10.25%, और वही तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। कंफर्टेबल है अपन लोग? आइडिया एक्सेप्टेड है? इसमें किसी बच्चे को कष्ट हुआ? एकदम बनने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस वाली बात को समझो, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तब आपको पता चलता है कि अरे बाप रे ये वाली सिली मिस्टेक मेरे से हो गई। और जब आप प्रैक्टिस करते हो और कोई सिली मिस्टेक्स कर जाते हो तो बात आपके दिमाग में ठहर जाती है, और जब एग्जाम में बैठते हो तो आपके दिमाग में बात ठहरी हुई रहती है कि ये वाली गलती मुझे नहीं करनी है, मैं ऑलरेडी वाली गलती कर चुका हूँ। जब एग्जाम में बनाने बैठते हो ना तो जो बनाते हो सही बनाते हो, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करके जाओगे तब वाला कॉन्फिडेंस आएगा कि ये गलती मैं कर चुका हूँ, अब मेरे को पेपर में रिपीट नहीं करना है। इसलिए बनाइए, पेन और कॉपी लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहता है चलो एक बार देखते हैं। मस्त क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पर मैंने आपको ट्रिक रेगुलर क्लासों में दी हुई है। क्वेश्चन में बोल रहा है 4 पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत है? तो जब भी आपसे ऐसा पूछता है कि x y का कितना प्रतिशत है, थोड़ा सा आपको थ्योरी दे देता हूं। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। जब भी आपसे ऐसा वो पूछता है तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए?
इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि जब भी आपसे एग्जाम में पूछे व्हाट परसेंट, तो इस वाली चीज को समझो, हमेशा आपको का वाला शब्द, ऑफ वाला शब्द को खोजना होता है। जिसके साथ भी का वाला शब्द लिखा हुआ होता है, जिसके साथ भी ऑफ वाला शब्द लिखा होता है, वो आ जाता है नीचे, और जो बच गया, क्या बच गया, एक्स, वो आ जाएगा ऊपर, और यहां पर लग जाएगा इनटू 100, देन यूज परसेंटेज। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है। तो आइए इस वाले क्वेश्चन को बनाइए, उसमें का वाले शब्द को ढूंढिए। ये है का, ये है ऑफ, ये किस पर लगा हुआ है, 1 रुपी पर, 1 रुपए पर का लिखा हुआ है, तो जो पर भी का लिखा होगा वो आ जाएगा नीचे, और जो बच जाएगा, क्या बच गया, 4 पैसे, 4 पैसे बच गया, वो आ जाएगा ऊपर, इंटू 100, देन यूज परसेंटेज। स्वीकार है। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, ये तो हमको पता ही है ना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, पैसे से पैसे कटेगा, 100 से 100 कटेगा, जवाब आएगा 4%, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया, सभी बच्चों का सही जवाब आया, गुड। आगे चले, गौरव जी भी उपस्थित है, शाबाश गौरव। चलिए आइए, आपके एग्जाम में ना ये जो ज्योमेट्री है उसके भी 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो थोड़ा ज्योमेट्री के भी फॉर्मूले वगैरह जो है थोड़े बहुत अच्छे से देख दुखा कर जाइएगा। एग्जाम में ज्योमेट्री के टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम में ज्योमेट्री के टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला वगैरह जो है ना अच्छे से थोड़ा याद करके जाइएगा ज्योमेट्री में। कंफर्टेबल है आप लोग? फॉर्मूला वगैरह अगर याद कर लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो एक बार इसे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक 1728 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 4 ठोस घनों को 2 पंक्तियों में रखा गया है। मतलब सीन कैसा है पता है? सीन ऐसा है कि एक ऐसा वाला घन है और उसी के पीछे हमने एक और ऐसा घन मिलाकर रख दिया है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो एक ये घन है और इसी के पीछे एक ऐसा घन हमने और मिलाकर रख दिया, ठीक है। तो ये पता चल रहा है आपको, ये मैंने 2 घन मिलाए, एक लाल और एक नीला, और अब वैसे ही टोटल 4 हैं, तो ये तो 2 घन हुए, अब 2 और आएंगे। और ऐसा, तो थोड़ा सा डायग्राम आड़ा टेढ़ा हुआ है, लेकिन उसको देखकर परेशान मत होना। आपको मैंने 4 अलग अलग घन ऐसे मिलाकर दिखाने की कोशिश की, ठीक है। तो ऐसे 4 घन जो है 2 पंक्तियों में रखे हुए हैं, कंफर्टेबल है अपन लोग। और उसने मेरे को बताया कि जो घन है उसका जो आयतन है वो है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का जो आयतन है, घन का जो आयतन है उसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, वो होता है दरअसल भुजा की घात 3, a की घात 3 होता है, ठीक है। तो ये दरअसल हो जाएगा 1728 इसी क्वेश्चन हो जाएगा a की पावर 3, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 1728 इसी क्वेश्चन a की पावर 3 में a की वैल्यू आ जाएगी 12। मतलब घन की जो हर एक भुजा है वो 12 है। 12 कैसे कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर ये जो लाल कलर है ये 12 है, और यहाँ पर ये जो नीला कलर है वो 12 है, और ये जो ऐसा पिंक कलर खड़ा है ये भी 12 है। ऐसा वाला सीन है। अरे आपको बात पकड़ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग? तो ये सब जो है 12-12 है, और जब ऐसा आप जमाते हो किसी घन में, ऐसा आप जमाते हो तो आपको एक घनाभ बना हुआ दिखता है, एक क्यूबॉइड बना हुआ दिखता है ना। एक आयताकार वो जो ठोस बोल रहा है वो दरअसल कुछ और नहीं है, जैसे घन को मिलाए अपन तो ये जो शेप बना ये दरअसल घनाभ का मतलब कि क्यूबॉइड का बन गया, ठीक है। इतना तो आप समझ सकते हो ना कि 4 अगर घन को ऐसे रखूंगा तो एक घनाभ बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा।
कंफर्टेबल है आप लोग, इस वाली चीज को लेकर स्वीकार है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन लंबाई गुणा ऊंचाई, ऐसा ये उसका फॉर्मूला होता है। ABBCCA ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 गुणा ABBCCA होता है। ठीक है, कंफर्टेबल है हम लोग। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, तब आपको चीजें समझ में आएगी। अब देखो, अगर मैं घन को ऐसे एक के पीछे एक रखूंगा, एक के ऊपर एक तो नहीं रखा हूं क्योंकि पंक्ति में रखने के लिए बोला था, रो में रखने के लिए, तो एक के पीछे एक रखूंगा तो जो ऊंचाई है ऊंचाई वो तो 12 है तो 12 ही रहेगी, वो तो नहीं बदलेगी। लेकिन जब एक के पीछे एक रखोगे तो इसका लाल वाले का 12 और नीले वाले का 12, घनाभ के लिए 12 और 12 मिलाकर कितना हो जाएगा भैया 24। और वैसे ये वाली चीज भी 12 और 12 मिलाकर कितना हो जाएगा भैया 24, ऐसा। तो इस फॉर्मूले में h का मान 12 रहेगा, लेकिन लंबाई और चौड़ाई 12 और 12 मिलाकर, जैसे यहाँ 12 और 12 मिला तो यहाँ भी तो 12 और 12 मिलेगा ना, ऐसा 24 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ऐसे इसको पुट करना होगा, 2 गुणा 24 गुणा 24 प्लस 12 गुणा 24 प्लस 12 गुणा 24, ऐसे आपको पुट करना होगा। ठीक है, अब अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे सही जवाब मिल जाएगा। आगे बात समझ में ओके हैं अपन लोग, कंफर्टेबल हैं इस क्वेश्चन को लेकर। किसी बच्चे को कंसेप्ट को लेकर डाउट हो तो मुझे बता दो एक बार, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा इसमें वो आएगा 2304। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, 2304 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जिन्होंने भी ये कैलकुलेट किया है सही कैलकुलेट किया है। तो आप इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में कोई बड़ा हार्डकोर कंसेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। फॉर्मूला याद होता तो ये क्वेश्चन जो है आसान होता। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। तो यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि आपके एग्जाम में ज्योमेट्री के क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, लेकिन टफ नहीं आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। फॉर्मूला बस याद याद करके चले जाना, तो एग्जाम में क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है फिर से आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन रहेगा। मैंने ज्योमेट्री की भी आपको जो है प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है। इस वाले क्वेश्चन को आप घर में प्रयास कीजिएगा। मुलाकात करेंगे आप मेरे साथ नेक्स्ट वाली क्लास में, और मेरी नेक्स्ट वाली क्लास जो है इसी वाले क्वेश्चन से शुरू होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।